मेरे साथ ये हुआ था कि जब मैं पहली बार नीट देने गया था तो सारी चीजें जानते हुए कि स्लीप इज इंपॉर्टेंट एंड एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, मैं सो के जाऊंगा तो एग्जाम अच्छा होगा, सबने मुझे बताया था। लेकिन एंग्जाइटी और टेंशन की वजह से मैं पूरी रात कोशिश करता रह गया। मतलब एक तरह से एट अ पॉइंट मैं रोने लगा, मतलब अंदर से कि यार स्लीप, नींद क्यों नहीं आ रही, ना मैं पढ़ पा रहा था ना सो पा रहा था। और उसकी वजह से सुबह का एग्जाम मैंने एकदम बेकार कर। तो ऐसी सिचुएशन में बच्चे लैंड नहीं करें, उनके लिए दो चार बातें आप जरूर बता दीजिए, ताकि अगर ऐसी सिचुएशन, क्योंकि आ जाता है सारे कॉन्फिडेंस के बाद वहां पर एक लास्ट टाइम पर ऐसा आ जाता है कि हम हमारा मेंटल स्टेटस ऐसा आ जाता है कि नींद ही नहीं आ रही रात भर, सब कुछ तैयारी अच्छी की है, वो एक मोमेंट आपकी पूरी प्रिपरेशन को खराब ना कर दे। तो सर प्लीज। Hey guys, welcome to my YouTube channel. This is Syed Fazil Mohsin, currently a fourth year medical student at AIIMS New Delhi. और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर उमर अफरोज। He is from Department of Psychiatry and doing his MD in Psychiatry. आज की वीडियो में सर के साथ हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके आपकी परफॉर्मेंस के लिए। और इस डिस्कशन को पूरा अच्छे से देखना और समझना। आई वॉन्टेड टू हैव एन एजुकेशनल वीडियो ऑन दिस सब्जेक्ट, और इसीलिए सर से हमने रिक्वेस्ट की कि सर इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करें बच्चों से और बताएं, क्योंकि इस वक्त आपकी मेंटल हेल्थ और आपकी जो मेंटल कंपोजिशन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम डिस्कशन शुरू करते हैं स्ट्रेस के बारे में, एंजाइटी के बारे में। इस वक्त जो सिचुएशन है बच्चों के साथ, उसके हिसाब से उनके अंदर स्ट्रेस और एंजाइटी की सिचुएशंस हो सकती हैं, जिसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस पे अच्छा खासा असर पड़ सकता है। मैंने जब पहली बार एग्जाम दिया था तो भी मेरे अंदर एक स्ट्रेस सिचुएशन थी, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस पे मेरी ठीक ठाक असर पड़ चुका था। तो आपके साथ ऐसा नहीं हो, इसलिए सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर डिस्कशन करें और बताएं कि क्या क्या कर सकते हैं हम। सबसे पहले तो ये बताएं कि स्ट्रेस होती क्या है। देखिए स्ट्रेस एंड एंजाइटी। देखिए स्ट्रेस जो भी हमारे एनवायरनमेंट में कोई चेंज होता है या हमारी अपनी बॉडी कोई चेंज होता है, उसके रिगार्डिंग जो हमारा स्टेट बनता है या जो हमारी बॉडी का रिस्पॉन्स होता है वो बेसिकली स्ट्रेस होता है। और एनजाइटी एक इमोशनल स्टेट है, जैसे सैडनेस हो सकता है, हैप्पीनेस हो सकता है, वैसे ही एनजाइटी भी एक इमोशनल स्टेट है हमारी बॉडी का। तो स्ट्रेस दो तरह के होते हैं। एक तो स्ट्रेस ऐसा होता है जो अगर हो तो आपकी परफॉर्मेंस को एनहेंस करता है, जिससे आपकी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। और ऐसा स्ट्रेस होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मान लीजिए अगर आपकी लाइफ में कोई स्ट्रेस ही ना हो तो आपका मोटिवेशन कम होगा और आपका परफॉर्मेंस भी अफेक्टेड हो जाएगा। तो थोड़ा बहुत स्ट्रेस होना बहुत ज़रूरी होता है, या आपकी परफॉर्मेंस को एनहेंस करता है। लेकिन यही स्ट्रेस अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो धीरे धीरे परफॉर्मेंस ख़राब होने लगती है, इफेक्टेड होने लगती है। तो उस स्टेज में जब ये आ जाता है तो उसको हम डिस्ट्रेस बोलते हैं। तो डिस्ट्रेस बेसिकली हमारे लिए नुकसानदेह चीज़ होती है, जिसकी वजह से हमको नुकसान हो सकता है, हमारी परफॉर्मेंस खराब हो सकती है, जैसे इन्होंने बताया। तो उससे हमें बचना चाहिए। तो पहली बार मेरे साथ बुरा स्ट्रेस था, यानी आई हैड बैड स्ट्रेस, दैट इज नोन एज डिस्ट्रेस, जिसकी वजह से मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया था एग्जाम में। और जब दूसरी बार दिया तो आई हैड स्ट्रेसफुल सिचुएशन थी। और होपफुली मुझे ऐसा लगता है कि आपके टाइम पे भी आपने जब तैयारी की होगी सर, तो उस टाइम पे भी, क्योंकि उस टाइम तो वो क्वेश्चन का लेवल बहुत ज्यादा टफ आता था। अब तो पेपर भी इजी हो गया, एग्जाम उस टाइम काफी टफ होता था। देखिए जिस तरह हर किसी को स्ट्रेस होता है तो मुझको भी था, और थोड़ा बहुत स्ट्रेस जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि होना भी चाहिए, जिससे हमारी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। तो सर स्ट्रेस जो होता है, बच्चों को टेंशन है, इस सिचुएशन में बच्चे क्या करें कि ऐसी सिचुएशन में लैंड अप ना कर जाएं, जिसकी वजह से उनकी अच्छी खासी तैयारी जो है वो खराब हो जाए सर। तो सबसे पहले तो जैसे कि पहले मैंने बताया कि स्ट्रेस को समझना बहुत ज़रूरी है, और ये आपको मानना पड़ेगा कि ये होता ही है सबकी लाइफ में, और ये होना भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब एक बार आपने ये रिकग्नाइज कर लिया कि हाँ स्ट्रेस होता है मुझे, और उसकी वजह से हो सकता है प्रॉब्लम्स भी आ जाए, तो उसके बाद आपको इसके सॉल्यूशंस ढूंढने पड़ेंगे कि क्या क्या सॉल्यूशंस है जो मैं ढूंढ सकता हूँ। यानी इन्फॉर्मेशन गैदर करनी पड़ेगी बेसिकली कि क्या क्या टेक्निक्स हैं या स्ट्रेटेजीज हैं जिन पे चल के मैं स्ट्रेस से, एंजाइटी से बच सकता हूँ। तो उनमें दो तरह की बेसिकली स्ट्रेटेजीज होती हैं। एक तो वो होती हैं जो अडेप्टिव स्ट्रेटेजीज होती हैं, और एक माल अडेप्टिव होती हैं। तो जैसे कि नाम से आप लोग समझ गए होंगे, जो माल अडेप्टिव स्ट्रेटेजीज होती हैं उनसे क्या होता है कि हमें नुकसान हो जाता है ओवर द लॉन्ग रन, और जो अडेप्टिव स्ट्रेटेजीज होती हैं उनसे हम फायदा होता है हमें। तो जो अडेप्टिव स्ट्रेटेजीज हैं उनमें कुछ बेसिक चीज़ें सबके लिए होती हैं। जैसे कि मैं एक चीज़ यहाँ पे कहना चाहूँगा कि हर किसी की लाइफ में अलग अलग स्ट्रेसर्स हो सकते हैं। कुछ तो सबके लिए कॉमन है, जैसे सबको एग्जाम देना है, पढ़ना है, इतना सारा मेमोराइज करना है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। बट कुछ की लाइफ में कुछ और भी स्ट्रेसर्स हो सकते हैं, जैसे किसी की पर्सनल लाइफ में कोई इशू हो सकता है किसी को फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम हो। तो हर किसी का अपना अपना पर्सनलाइज तरीका होगा इससे डील करने का। बट कुछ बेसिक जो टेक्निक्स हैं, जब प्रैक्टिसेस हैं, वो मैं बता देता हूँ यहाँ पे। तो एक तो क्या होता है कि रिलैक्सेशन ट्रेनिंग बोलते हैं इसको। इसमें आप रिलैक्सेशन टेक्निक सीखते हैं जिनको आप अप्लाई करते हैं। तो ओवर द लॉन्ग रन जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो क्या होता है कि जब एक सिचुएशन ऐसी आती है, जैसे मान लो एग्जाम देना है आपको, तो उस टाइम पे भी आप खुद को रिलैक्स कर पाते हैं।
तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज उसका पार्ट होती है, एक मसल रिलैक्सेशन टेक्निक होती है जिसको JPMR बोलते हैं, यानी जैकब्सन्स प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन टेक्निक होती है। इसके अलावा और कुछ चीज़ें होती हैं जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग एनहेंस करना, टाइम मैनेजमेंट सीखना। तो इस तरह से ये सब एडेप्टिव स्ट्रेटेजीज हैं। इनमें एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको मैं समझाने के लिए एक ट्रायंगल टाइप का बनाऊंगा कि हमारी थॉट्स होती हैं, हमारा बिहेवियर होता है और हमारे इमोशंस होते हैं। ये तीन चीज़ें आपस में लिंक्ड होती हैं, यानी आप क्या सोचते हैं, आप कैसे बिहेव करते हैं, उससे आपके इमोशंस अफेक्टेड होते हैं एंड वाइस वर्सा। तो जैसे मान लीजिए एक सिचुएशन है, आपको कल एग्जाम देना है और आपके मन में कुछ विचार आ रहे हैं, कुछ ख्याल आ रहे हैं। तो ये भी ख्याल आ सकता है कि यार बहुत मुश्किल एग्जाम है, इतने सारे लोग दे रहे हैं, बहुत मुश्किल क्वेश्चंस आएंगे, मैं सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, मैं टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाऊंगा, मेरा पेपर छूट सकता है, मैं ओमआर भरने में गलती कर सकता हूँ। तो एक तो ये वे ऑफ थिंकिंग हो गया। तो अगर आप ऐसा सोचेंगे तो क्या होगा, एंजाइटी बढ़ेगी, आप स्ट्रेसफुल फील करेंगे। उसके बाद क्या होगा, आपका कॉन्सेंट्रेशन अफेक्ट होने लगेगा, आपसे सच में गलतियां होने लगेंगी। तो एक साइकिल से बन जाएगी ये। अच्छा, दूसरा क्या थॉट हो सकती है कि यार मैंने इतने टाइम तक पढ़ा है, मैंने कोचिंग भी लगाई थी या खुद से सेल्फ स्टडी बहुत अच्छे से करी थी, मैंने मॉक टेस्ट पेपर भी दिए थे, इतने सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व करे थे, तो मेरा पेपर तो अच्छा जाएगा। जो क्वेश्चंस आएंगे वो उसी में से आएंगे जो मैंने पढ़ा है, तो मैं इसको सॉल्व भी करूंगा, अच्छा परफॉर्मेंस भी करूंगा, और मैं केयरफुली ओमआर भी शीट भी भर दूंगा, जिससे मेरी कोई मिस्टेक भी नहीं होगी। तो एक ये वे ऑफ थिंकिंग है। तो एक ही सिचुएशन में हमारी थॉट्स जो है उसके हिसाब से हमारे इमोशन चेंज हो जाता है। तो एक ही सिचुएशन में आप पॉजिटिव इमोशन भी ला सकते हैं, यानी कॉन्फिडेंट फील कर सकते हैं, और एक ही सिचुएशन में आप एंशियस फील कर सकते हैं या स्ट्रेसफुल हो सकते हैं। तो इस तरह से भी देखना है। अच्छा सर, जैसे यहाँ पर एक बात आपने कही कि अगर किसी ने, हम ये कॉन्फिडेंस रखें कि हमने पढ़ा है, पढ़ के जा रहे हैं, ये सारी चीजें, लेकिन अक्सर होता है, जैसे मेरे साथ था, पहली बार मुझे पता था कि मैं पढ़ के नहीं जा रहा हूँ, लेकिन स्टिल अगर मैं स्ट्रेस की सिचुएशन को कम कर पाता, एंजाइटी की सिचुएशन को कम कर पाता, तो शायद मैं अच्छा परफॉर्म करता। ऐसी सिचुएशन अगर किसी बच्चे की है, बहुत सारे बच्चों की ऐसी होती है जो बहुत सारे रीजंस की वजह से नहीं पढ़ पाते, तो उनको क्या करना चाहिए, स्ट्रेस को वो किस तरह से डील करें, है ना? जैसे मैंने नहीं पढ़ा था पहली बार में, दैट वाज रियलिटी फॉर मी, तो उस सिचुएशन को हम कैसे हैंडल करेंगे? देखिए, एक तो हमें चीज़ों को उनके पर्सपेक्टिव में लाना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा सीरियस चीज़ है, आई टोटली अंडरस्टैंड, इस पर बहुत कुछ आपकी लाइफ का रिवॉल्व करता है इसके अराउंड। लेकिन एक बात आपको समझनी है कि आपकी होल लाइफ सिर्फ इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करती कि आप कैसा परफॉर्म करेंगे। लाइफ इज मच बिगर देन अ सिंगल एग्जाम। तो एक पर्सपेक्टिव में लाके इन चीज़ों को देखना है। इसका कतई ये मकसद नहीं है कि आप पढ़ना छोड़ दें या आप कम सीरियस हो जाएं, लेकिन आप अपनी पूरी मेहनत करें, लेकिन उसके बाद जो भी रिजल्ट रहे या एग्जाम में अगर मान लीजिए कुछ अच्छा ना हो पाए, तो उसको लाइफ का एक पार्ट समझ के आगे बढ़ना है और एक लर्निंग एक्सपीरियंस करना है। अब मान लीजिए कोई नहीं अच्छे से पढ़ पाया, कई बार हो जाता है ऐसा, बहुत सारी सिचुएशन ऐसी होती है, कंडीशन हो जाती है कि नहीं पढ़ पाता, तो अब उसको ये नहीं सोचना कि यार मेरा क्या होगा, या मैं ना दूं एग्जाम या हार मान लूं। फिर भी आप एग्जाम देने जाइए, अपना बेस्ट परफॉर्म कीजिए, या जितने भी लिमिटेड डेज हैं उनमें अपना बेस्ट आप कोशिश कीजिए, खूब मेहनत से पढ़िए, और एग्जाम जैसे भी होता है आप दे दीजिए। आप मान लीजिए अच्छा ना भी परफॉर्म कर पाए, पर बहुत कुछ आप सीखेंगे। जो एग्जाम में बैठ के करने का जो एक्सपीरियंस होता है वो एग्जाम देने से ही आ सकता है। तो सर, मतलब फाइनली ये कि दे शुड नो देमसेल्फ, लाइक प्रेजेंट मोमेंट में अपने आप को आइडेंटिफाई करना है। यानी मुझे याद है जब एक बार साइकियाट्री का लेक्चर हो रहा था, तो माइंडफुलनेस के बारे में सर ने काफी पढ़ाया था। तो लाइक दिस इज दैट माइंडफुलनेस थिंग, दे शुड नो देमसेल्फ और सिचुएशंस को, सराउंडिंग को समझ के जो बेस्ट पॉसिबल उस टाइम के लिए डिसीजन है उनके लिए, यानी कि दैट विल हेल्प फॉर देम। तो इसका मैं एक एग्जांपल से समझाना चाहूंगा। जैसे मान लीजिए कल आपका एग्जाम है ना, आपने अच्छे से पढ़ लिया, सब कर लिया, लेकिन आप रात में क्या होगा, आप सोचने लगोगे कि यार मेरे कल का एग्जाम क्या होगा, मैं एग्जाम सेंटर पे टाइम से पहुंच पाऊंगा कि नहीं, कहीं जाम लग गया तो क्या होगा, पेन खराब हो गया या फलानी चीज, इस तरह का कुछ भी बहुत सारी थॉट्स आपके माइंड में आ सकती हैं। तो उससे क्या होगा, आप उस मोमेंट में फ्यूचर की बात सोच सोच के परेशान हो जाओगे, और आपकी नींद अफेक्टेड हो सकती है, या आप ऑलरेडी एंशियस हो सकते हो, स्ट्रेस में आ सकते हो। तो उसमें क्या है ना कि आपको एक मोमेंट में रहना होता है, जिस मोमेंट में आपको उसमें फोकस करना होता है, इसी को माइंडफुलनेस कहते हैं। तो जैसे कि आप क्या कर सकते हैं, मान लीजिए रात में आप लेटे हुए हैं और आपको सोना है, लेकिन थॉट्स वही आ रही है कि कल एग्जाम है, तो आप क्या करिए, आप अपने एनवायरनमेंट पे फोकस करिए। आप 5 चीजें ऐसी नोट डाउन करिए अपने माइंड में जिनको आप देख सकते हैं। आप 5 चीजें ऐसी देखिए जो आप स्मेल कर सकते हैं, आप जो सुन सकते हैं, आवाजें आपको आ रही हैं। तो करंट मोमेंट पे फोकस करना है। इसके अलावा क्या है, अपनी ब्रीदिंग पे आप फोकस कर सकते हैं, अपनी मसल्स की टेंशन या रिलैक्सेशन पे आप फोकस कर सकते हैं। तो इस चीज के जरिए आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं उन थॉट से जो फ्यूचर के बारे में आ रही हैं, और करंट मोमेंट पे आप फोकस कर पाते हैं। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये एग्जाम में भी कई बार काम आता है। मान लीजिए आप एग्जाम दे रहे हैं, एग्जाम टाइम स्ट्रेस जो होती है सर, हाँ, तो हाँ। एग्जाम टाइम स्ट्रेस के लिए हम लोग एक नई वीडियो, अलग वीडियो बनाएंगे और उसके बारे में डिस्कशन भी करेंगे।
और अभी बहुत सारे आपके अंदर सवाल भी होंगे, तो उसके बारे में भी वो सवाल भी लेंगे आपसे, और सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सर जरूर उसको रिप्लाई करें। सर, जैसे आप 3 चीजें बच्चों को ऐसी बता दीजिए जिसको वो प्रैक्टिस करें तो वो अपने प्रेजेंट स्टेट को, यानी कि जो एक पर्टिकुलर एक स्टूडेंट है उसके पर्सपेक्टिव में सोचकर वो अपने प्रेजेंट स्टेट को, जैसे अपने रिलैक्सेशन टेक्निक बताई, जैकोब्सन टेक्निक बताई, और आपने माइंडफुलनेस टेक्निक वगैरह बताई, तो इसको 3 को थोड़ा सा इलाबोरेट कर दीजिए सर, ताकि बच्चों को समझ में आ जाए अच्छे से। तो इसकी स्टार्ट में एक लाइफस्टाइल से शुरू करना चाहूँगा कि कई बार हम क्या समझते हैं ना कि पढ़ाई का मतलब है कि अब सिर्फ पढ़ना ही है, अब आप खाना पीना छोड़ दो, आप नींद खराब कर लो, अपनी एक्सरसाइज छोड़ दो, मतलब हंस भी नहीं सकते। बट ऐसा नहीं है, पढ़ाई को लाइफ का एक पार्ट बना के ही चलना है, उसके लिए सीरियस रहना है, बहुत मेहनत से करना है, डेट इज फाइन। लेकिन ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल ही उसमें हरमिट की तरह हो जाए। तो उसमें क्या है, हेल्दी लाइफस्टाइल में क्या है कि कम से कम 7 to 8 आवर्स की स्लीप आप लीजिए, अपनी डाइट सही टाइम पे लेना है, रेगुलरली लेना है, कभी मिस नहीं होना चाहिए। उसके अलावा थोड़ा बहुत टाइम एक्सरसाइज के लिए निकालना है। देखिए अभी आपको क्या लगेगा कि यार कितना टाइम वेस्ट हो जाएगा इन सब चीज़ों में, है ना, मुझे तो पढ़ाई करनी है लेकिन मैं ये कर रहा हूँ, टाइम वेस्ट हो रहा है। बट स्टडीज़ में क्या है कि ओवर द लॉन्ग रन अगर आप ये सब चीज़ें करते हैं, लाइफस्टाइल अपना थोड़ा अच्छा कर लेते हैं, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं, तो ओवरऑल ही बहुत इफेक्टिव रहता है। आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, आपकी मेमोराइजेशन पावर बढ़ेगी, और ओवरऑल आपका परफॉर्मेंस बहुत इंप्रूव हो जाएगा। तो दिस ऑल हेल्प्स अ लॉट। तो स्टार्ट तो इस चीज़ से करना चाहिए। उसके अलावा जैसे रिलैक्सेशन टेक्निक्स हैं, तो एक तो जैसे ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो फजील ने बात करी है, मैंने इसका जिक्र किया था, तो उसमें क्या होता है, देखिए हमारा, शायद आपने पढ़ा भी हो कि बॉडी में सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम होते हैं। तो मैं बहुत शॉर्ट में बताऊंगा, टेक्निकल वर्ड्स नहीं बताऊंगा। हम ब्रीदिंग के जरिए अपने पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करना चाहते हैं, जिससे हमारी एंजाइटी या स्ट्रेस कम हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा डीप ब्रीदिंग हमें करनी होती है। तो यूजुअली किसी काम प्लेस पे आप बैठ के या लेट के ये चीज़ कर सकते हैं। डीप ब्रीद आपको लेना है, और हमेशा जब इनहेल करना है तो आपको नोज के थ्रू करना है। तो काम रिलैक्स्ड होकर, आंखें बंद भी आप कर सकते हैं, तो नोज के थ्रू ब्रीथ करना है। तो 4 सेकेंड्स तक काउंट करना होता है इसमें, जैसे 1 2 3 4, 4 सेकेंड्स तक काउंट करके इनहेल करना है। इनहेल करने के बाद 4 सेकेंड्स तक होल्ड करना है। और एक और चीज इसमें है कि जब आप इनहेल करें तो डीप होना चाहिए, यानी अगर आप अपने टमी पे हाथ रखें तो वो एक्सपैंड होता हुआ फील होना चाहिए, मतलब शैलो ब्रीदिंग नहीं करनी है। तो 4 सेकंड्स आपने इनहेल करा, फिर 4 सेकंड्स आप होल्ड करके रखिए उसको, और फिर एक्सहेल करना है। एक्सहेल माउथ के थ्रू करना है। एक्सहेल के लिए आपको टाइम ड्यूरेशन 6 सेकंड्स के अराउंड रखना पड़ेगा। शुरू शुरू में ऐसा नहीं होता, थोड़ा मुश्किल होता है, बट विद प्रैक्टिस ओवर टाइम आप सीख लेंगे। तो 4 सेकंड्स इन लेना है, 4 सेकंड्स होल्ड करना है, और 6 सेकंड्स के लिए एक्सहेल करना है। तो ऐसा आप दिन में कम से कम 2 बार करें, मतलब एक बार में कई बार इस तरह की इन और आउट ड्रेस करना है, और दिन में 2 टाइम आप ऐसा निकाल लो कि 5 to 6 मिनट्स इसको आप दो। तो इससे 2 फायदे होंगे। एक तो ये कि आप लॉन्ग टर्म, मतलब आपका ओवरऑल एंजाइटी जो है वो कम हो जाएगी। दूसरा क्या होता है कि कई बार एंशियस सिचुएशन में, जैसे एग्जाम है या कभी स्पीच देनी है कुछ है, तो उससे पहले अगर आप ये प्रैक्टिस करोगे तो आपकी एंजाइटी लेवल्स कम हो जाती हैं और आप ज़्यादा रिलैक्स फील करते हो। तो उसका ये चीज़ है। अच्छा, JPMR जो दूसरी टेक्निक है मसल रिलैक्सेशन वाली, उसको मैं थोड़ा ब्रीफली बताऊंगा क्योंकि उसका थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस होता है। उसमें बेसिकली क्या होता है कि हम अपनी बॉडी के जो मसल्स हैं डिफरेंट, उसको प्रोग्रेसिवली हम रिलैक्स करते हैं और टेंस करते हैं, और उसके जो टेंशन और रिलैक्सेशन को हम मतलब महसूस करने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने रिस्ट क्लेंच करी तो टेंशन फील करा, फिर 5 to 10 सेकंड्स के लिए होल्ड करेंगे, फिर उसको रिलीज करेंगे। तो जब रिलीज करेंगे तो जो टेंशन रिलीव हो रहा है उसको फील करना है। तो इस तरह से बॉडी के जो अलग अलग मसल्स हैं, अलग अलग जॉइंट्स पे, उनको हम इस तरह से टेंस और रिलैक्स करेंगे। तो एक ये टेक्निक होती है। इसके अलावा कुछ डिस्ट्रैक्शन टेक्निक्स होती हैं। मान लीजिए आपको मतलब इधर उधर की थॉट्स आ रही हैं या फ्यूचर के बारे में आ रही हैं, तो खुद को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो उसमें जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि अपने अराउंड जो 5 चीज़ें उनको आप देख सकते हैं, अपने सेंसेस को इन्वॉल्व कर सकते हैं कि क्या क्या स्मेल मुझे आ रही है, क्या क्या चीज़ें मुझे सुनाई दे रही हैं, क्या क्या चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो ये भी एक टेक्निक रहती है। तो एक चीज जो मेरे साथ हुई थी सर, कि ये मैं ये चाहता हूँ कि बच्चों के साथ नहीं हो बिल्कुल भी। मेरे साथ ये हुआ था कि जब मैं पहली बार नीट देने गया था, तो सारी चीजें जानते हुए कि स्लीप इज इंपॉर्टेंट एंड एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, मैं सो के जाऊंगा तो एग्जाम अच्छा होगा, सबने मुझे बताया था। लेकिन एंग्जाइटी और टेंशन की वजह से मैं पूरी रात कोशिश करता रह गया, मतलब एक तरह से एट अ पॉइंट मैं रोने लगा, मतलब अंदर से कि यार स्लीप, नींद क्यों नहीं आ रही, ना मैं पढ़ पा रहा था ना सो पा रहा था। और उसकी वजह से सुबह का एग्जाम मैंने एकदम बेकार कर दिया, बिकॉज वहां पर एफिशिएंसी एकदम गड़बड़ से हो जाती है, 0 सी हो जाती है एफिशिएंसी, मतलब बर्बाद हो जाती है सब कुछ। तो ऐसी सिचुएशन में बच्चे लैंड नहीं करें, उनके लिए 2-4 बातें आप जरूर बता दीजिए, ताकि अगर ऐसी सिचुएशन, क्योंकि आ जाता है सारे कॉन्फिडेंस के बाद वहां पर एक लास्ट टाइम पर ऐसा आ जाता है कि हम हमारा मेंटल स्टेटस ऐसा आ जाता है कि नींद ही नहीं आ रही रात भर, सब कुछ तैयारी अच्छी है, वो एक मोमेंट आपकी पूरी प्रिपरेशन को खराब ना कर दे। तो सर प्लीज।
तो उसको थोड़ा सा मैं ब्रीफली बताऊंगा। एक तो सबसे पहले आप एग्जाम से बहुत टाइम पहले ही अपना स्लीप हाइजीन इंप्रूव करना शुरू कर दीजिए। तो उसमें आपको पता ही होगा, मैं मोटा मोटा बता देता हूँ कि एक फिक्स टाइम पे सोना होता है, शाम में हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी, कोई कॉफी वगैरह नहीं पीनी, दिन के टाइम पे बेड पे नहीं रहना, बेड को सिर्फ सोने के लिए यूज करना है, टेबल पे बैठ के पढ़ना है। और जब भी आप बेड पे लेटे तो थोड़ी देर के लिए वेट करना है, अगर हाफ एन आवर या 1 आवर तक नींद ना आए तो बेड पे लेटे नहीं रहना, उठ के लाइट रीडिंग आप कर सकते हैं या म्यूजिक सुन सकते हैं, उसके बाद फिर दोबारा नींद आ जाए तो आप सो सकते हैं। तो ये तो स्लीप हाइजीन के कुछ पार्ट्स हो गए। और एग्जाम से कुछ टाइम पहले आप अपना शेड्यूल ऐसा बना लीजिए कि अगले दिन जैसे एग्जाम है तो उसके हिसाब से कितने बजे मुझे सोना और जागना पड़ेगा कि मैं आसानी से एग्जाम दे पाऊँ। और तीसरी चीज ये कि एग्जाम से पहले कोई इमीडिएट या 11th आवर पे कोई स्ट्रेसर नहीं होना चाहिए कि एग्जाम सेंटर मुझे ढूंढना है या फलाने कपड़े का इश्यू हो गया या रहने का कुछ इश्यू है, वो पहले से सेटल हो जाना चाहिए। ये कुछ बेसिक चीजें हैं। उसके अलावा कई बार क्या होता है, ये सब करने के बाद भी नींद नहीं आ रही होती, घबराहट बहुत ज्यादा हो रही होती है। यानी ऐसा सिचुएशन होती है, लेटे हैं, मतलब ऐसी सिचुएशन में पड़ गए, लेटे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, कोशिश करने के बाद भी नींद नहीं आ रही है, तो उसमें सबसे पहली चीज तो ये जो मैंने डिस्ट्रैक्शन टेक्निक्स बताई कि आप जो थॉट्स आ रही, उन थॉट्स की वजह से तो एंजाइटी हो रही है कि एग्जाम कैसा होगा, ये सब कैसा होगा, तो उस चीज से खुद को डिस्ट्रैक्ट करना शुरू कर दीजिए। उसके बाद जो ब्रीदिंग टेक्निक्स मैंने डिस्कस करी वो आप कर सकते हैं, उससे रिलैक्सेशन होता है, एंजाइटी लेवल्स कम होगी, एक बार थॉट्स वो कम होंगी तो फिर क्या होगा कि ज्यादा चांस है कि आपको स्लीप आ जाए। कई बार क्या होता है कि हर चीज करके भी अगर मान लीजिए नहीं आ रही होती है, बहुत ज्यादा सीवियर अगर है और हेल्प की जरूरत है तो मेडिकल हेल्प भी ले सकते हैं, डॉक्टर को भी दिखा सकते हैं। तो उसमें कोई शाई नहीं फील करना कि ऐसी प्रॉब्लम क्यों होगी, किसी को भी हो सकती है, तो आप उस तरह की हेल्प भी ले सकते हैं। बिकॉज एक चीज और, मेंटल हेल्थ को ना प्रमोट करने वाले तुम लोग बनोगे, कल को तुम डॉक्टर बनोगे, यू शुड बी प्रमोटिंग मेंटल हेल्थ, ठीक है। सो तुम अपने लेवल पर इस चीज से शाई मत फील करना कभी भी कि मेंटल इलनेस या ये सारी चीजें, दीज आर वेरी नॉर्मल थिंग्स, राइट। जैसे किसी को बुखार हो सकता है, वैसे किसी को स्लीप की प्रॉब्लम भी हो exactly. सकती है, वैसे किसी को जुकाम हो सकता है, वैसे किसी को डिप्रेशन भी हो सकता है। तो इस तरह जो भी मेंटल इलनेसेस है, दे आर जस्ट लाइक एनी अदर इलनेस। तो उनके लिए बिल्कुल भी स्टिग्मा फील नहीं करना है। जब भी आपको जरूरत लगे कि ऐसा कि मुझे बताना चाहिए तो जरूर उसके बारे में बताएं। जस्ट डिस्कशन करने से, बात करने से भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हल होती हैं। सो वी आर प्लानिंग टू हैव अ डिस्कशन सेशन ऑन द टेलीग्राम चैनल, जिस पर हम लोग लाइव चैट के थ्रू डिस्कशन करेंगे। सो प्लीज ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड वहां पर हम लोग सर के साथ टाइम फिक्स करके और डिस्कशन करेंगे आप लोगों से। किसी को प्रॉब्लम है, हो सकता है कोई अपनी प्रॉब्लम एनोनिमसली भी होकर शेयर कर देना, सारे लोगों का फायदा होगा। बच्चों को, बहुत सारे लोगों को अलग अलग तरह की प्रॉब्लम हो रही होगी। सो फाइनली यार, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, और होपफुली तुम लोगों का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहे। और सर के बारे में एक और बात बताऊं कि हम लोग से पहले से, बहुत पहले से एम्स का, मैं ये कहूं कि पहला बंदा अगर कोई वीडियो बना रहा हो तो यूट्यूबर हमारे लिए भी इंस्पिरेशन थे सर। और सर का चैनल है एम्स इन वेन्स, आप जरूर जाएं, उसके कंटेंट देखें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू। थैंक यू।